हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज की जो हिंदी है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और सभी टॉपिक को कवर करते हुए 100 क्वेश्चन करेंगे। और यह जो पूरा निचोड़ डेली 100 क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग डेली देखिएगा क्योंकि पेपर अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन नंबर 1 है भारोपी, बी है द्रविड़, सी है आस्टिक और डी है चीनी तिब्बत। तो देखिए क्या होता है ना, भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं, ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ा जो होता है भाषा परिवार वह भारोपी है। भारोपी का मतलब भारत और यूरोपी मिल करके भारोपी बना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देश में प्रथम राजभाषा और द्वितीय राजभाषा का दर्जा क्रमशः किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी और हिंदी, बी है हिंदी और संस्कृत, सी है हिंदी और अंग्रेजी और डी है उर्दू और हिंदी। तो प्रथम राजभाषा हिंदी तो सभी लोग जानते हैं, अब द्वितीय राजभाषा अंग्रेजी, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? यह राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार है, ठीक ना। जो मुख्य भाषा है वह राजभाषा, जो मुख्य राजभाषा है वह हिंदी है, उसकी सह राजभाषा जो है अंग्रेजी को माना गया है जो द्वितीय है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो देखिए जो पश्चिमी हिंदी, तो जो पश्चिमी हिंदी है वहाँ की जो प्रमुख बोली है वह ब्रज भाषा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो ब्रज भाषा है मथुरा के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, कुटिल, गुप्त। तो देखिए जो देवनागरी का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। मगही किस भाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो देखिए जो मगही है ना, यह जो है बिहारी हिंदी की बोली है, ठीक ना। देखिए बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती है, एक मगही आती है और एक मैथिली आती है और एक भोजपुरी आती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20। तो किस में किया गया है? यह भाग 17 में। किस में? भाग 17 में। तो सुपर फास्ट क्लास है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। जो अनुच्छेद 343 से 351 तक यह राजभाषा संबंधित प्रावधान है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? प्रेम सागर, सुख सागर, काव्य सागर और इतिहास तिमिर नाशक। तो किस में हुआ है खड़ी बोली का? तो ये जो हुआ है प्रेम सागर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम सागर में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास काल कब से माना जाता है?
तो देखिए जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास काल है ये 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बिहारी से। किससे है? बघेली है ना, तो पूर्वी हिंदी से। ठीक ना, पूर्वी हिंदी से। इसमें 3 बोलियां हैं बघेली में, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC, A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो देखिए जो लिया गया 14 सितंबर 1949 को। तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो 1955 में जो गठित था प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष उस समय बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए जो देवनागरी लिपि है ना, वह कैसी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि है, जो लिखा जाता है और वही बोला जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रजबुली नामक या नाम से किस भाषा को जाना जाता है? कर ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो देखिए जो जाना जाता है पुरानी बांग्ला को। अगला क्वेश्चन, हिंदी की स्वरश्रेणी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा नहीं निकल ली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी। ये देखिए पूर्वी हिंदी जो है स्वरश्रेणी अपभ्रंश से नहीं निकली हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर फास्ट करेंगे। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? भारत, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम। तो देखिए जो विश्व हिंदी सचिवालय जो है यह मॉरिशस में स्थित है। ठीक ना, तो इसका आंसर चला जाएगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में कुल वर्ण पूछ रहा है तो कुल 52 होती है। 33 व्यंजन और 2 अयोगवा और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन मिलाकर के 52 और 11 मूल स्वर है। ठीक, ये भी तो वर्ण में है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है इसमें, बताइए। तो दीर्घ स्वर तो छोटी। ठीक ना, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? करा वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? वह बोल के देखिए, वह ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है, दांत का, वह तो दंतोष्ठ हो जाएगा। अगला देखेंगे, ए आय और आय का उच्चारण स्थान कौन सा? ए आय कंठ तालव्य, कंठ का और ताल का की सहायता से ए और ए आय बोला जा रहा है। ठीक ना, अगला देखेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु, तो आइए फिर से देख लेते इसको क्योंकि फोन आ गया था। कह रहा जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? कह रहा मान लीजिए कोई व्यंजन है जो मुख से वायु अधिक मात्रा में जब निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे? तो जब अधिक मात्रा में निकलेगी तो उसको महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? महाप्राण। मतलब ज़्यादा निकल रही है तो महाप्राण, कम निकल रही है तो अल्पप्राण। ठीक ना, देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण
और उसमें व्यंजन क्या होता है? उसमें व्यंजन जो स ह है, ये सब महाप्राण होते हैं। 2 4 महाप्राण। देखिए सीधे सीधे महाप्राण में कितना अक्षर है? महाप्राण 4 अक्षर है ना, तो 2 4 ऐसे याद कर लीजिए। जैसे महाप्राण है तो 2 और 4, तो अगर 4 वाला मालूम है ना, 4 अक्षर है तो 4 वाला आएगा ही, तो 4 वाला आएगा तो 2 भी हो जाएगा, और 1 3 5 जो है अल्प प्राण हो जाएगा। अल्प में 3 अक्षर है, अल्प प्राण, इसमें भी 5 1 3 5 होगा, ठीक ना? ऐसे भी याद कर लेंगे, ठीक ना? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो देखिए देखिए जो नासिक के व्यंजन है यह ज्यों है, ठीक ना? अगला क्वेश्चन, ह वर्ण को ह वर्ण को वर्णमाला में किस अन्य नाम से जाना जाता है? ह वर्ण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो ये जाना जाता है काकल्य वर्ण से, ठीक ना? किस नाम से? काकल्य वर्ण से। थोड़ा सा ऊपर फास्ट रहेगा क्योंकि कुल 100 क्वेश्चन है, अब रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा फास्ट करना ही पड़ेगा, समय भी बचाना है। तो आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष है? तो देखिए सघोष, अघोष, सघोष। सघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा, 1 और 2 जो होता है यह अघोष होता है, और ये 3 4 5 जो होता है सघोष होता है। तो इसको याद करने का तरीका, सघोष, सघोष। देखिए सघोष में कितने अक्षर है? 3, तो 3 4 5 ये तो याद कर लीजिए। अघोष में भी 3 है तो, लेकिन सघोष वाला याद कर लीजिए, ठीक ना? अगला क्वेश्चन, श्रवण किन 2 वर्णों के मेल से बना है? तो स धन र, तो कौन सा है? बड़ा सा और र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ल को किस प्रकार का व्यंजन माना जाता है? तो देखिए ल जो है एक पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। थोड़ा सुपर फास्ट चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से है? अंग और अ। अंग और अ क्या होता है? अयोगवाह होता है। च छ ज झ का मुख्य उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्या है? तालु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अर्ध स्वर, ढ और ड़, य व र ल। तो देखिए जो अर्ध स्वर वो स्वर होते हैं जिसकी ध्वनियों का उच्चारण कभी स्वर हो तो कभी व्यंजन हो की तरह होता है, ठीक है? इसलिए अर्ध स्वर य व का जो उच्चारण होता है कभी स्वर के साथ भी लगता है, कभी व्यंजन के साथ लगता है, ठीक ना? अगला क्वेश्चन, री का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तो री का जो माना जाता है मूर्धा, क्या? री मूर्धा माना जाता है, ठीक ना? अगला क्वेश्चन, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए यह जो बांटा गया है 2 वर्गों में, एक सघोष और एक अघोष, ठीक ना? अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे शब्द के भेद और संधि। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो देखिए उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर पूछ रहा है। उत्पत्ति के आधार पर तो 5 भेद है, ठीक ना? तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत और संकर। कुछ किताबों में 4 भी माना जाता है, लेकिन 4 है नहीं, लेकिन ये मान लीजिए शंकर भी तो है, शंकर को मिलाकर के 5 होते हैं, ठीक ना? तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशज और संकर, ठीक है? अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? आम, अग्नि, आग, दूध। तो अग्नि क्या है? तत्सम हो जाएगा, ठीक ना? अगला देखेंगे, लोटा और खिड़की किस प्रकार के शब्द है? लोटा जो है लोटा,
तत्सम है कि तद्भव है? देशज है, क्योंकि देशज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए नए शब्द को क्या कहते हैं? तो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को जब दो भिन्न भाषा मिलकर बनेगी तो वह संकर शब्द कहलाएगी। ठीक है। पंकज और जलज शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? पंकज और जलज जो है श्रेणी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। अगला देखेंगे, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि इत्यादि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पवन का सही संधि विच्छेद क्या? पो धन अन, पवन हो जाएगा। ठीक है। ये आजादी। यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? यड़ संधि। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? तो गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकाएक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एकाएक का, तो देखिए एकाएक और ए मिल के एकाएक, इसका मतलब है दो मात्राएं होने के कारण ये क्या हो जाएगा? 1+1। अगला, उज्ज्वल का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तझन ज्वल, उज्ज्वल। ठीक ना। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निर्धन आशा, विसर्ग संधि है। ठीक ना। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्धन गज, दिग्गज। ठीक ना। यह व्यंजन संधि है। वातावरण में कौन सी संधि है? वातावरण में वात धन आवरण, मतलब वातावरण, और आ मिल के जो बना रहा है यह दीर्घ संधि बना रहा है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सचित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सचरित का सतजन चरित्र, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, रेखांकित शब्द में गंगा में कौन सी संज्ञा है? तो जो गंगा है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि एक नाम है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन है। मिठास और क्रोध शब्द संज्ञा के किस भेद के उदाहरण है? मिठास, तो ये भाववाचक, मिठास, क्रोध, लड़कपन, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, बाजार और सभा शब्दों में कौन सी संज्ञा है? बाजार और सभा, बाजार और सभा, सभा मतलब समूहवाचक, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक ना। अगला देखेंगे, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 11, 4। तो देखिए जो सर्वनाम में कुल भेदों की संख्या 6 होती है। ठीक ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक ना। भेद कितने होते हैं? 6। तो यहाँ भेद पूछा हुआ है और सर्वनामों की कुल संख्या पूछेगा तो 11। ये ध्यान रहे, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। तुम, वह, कैसे, कौन, यह, ये सब मिला करके जो होते हैं सर्वनाम 11 होते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन,
जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ, हाँ प्रयुक्त है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो बताइए। निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। देखिए यहाँ संबंध की बात है। जैसी करनी वैसी भरनी, कहल पुरानी बात बा। अगला क्वेश्चन, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में शब्द क्या है? यह गाय बहुत दूध देती है, तो देखिए यह गाय सर्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राधा बहुत सुंदर लड़की है, वाक्य में बहुत शब्द क्या है? बहुत सुंदर राधा सुंदर लड़की है, यहाँ सुंदर क्या है? एक विशेषण है, या बहुत सुंदर कह दिया तो प्रविशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 4 किलो दूध में कौन सा विशेषण है? तो जब 4 किलो दूध है तो दूध एक तो निश्चित है 4 किलो है, और इसमें संख्या भी है, और परिमाण भी है, तो यहाँ पर परिमाण से ले लेंगे। वो तो 4 किलो निश्चित है, दूध तो क्या होता है? द्रव्य होता है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक। अगला देखेंगे, जिन क्रिया का फल कर्ता न पकड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक ना। कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक। अगला क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है ना, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चिड़िया पर पड़ रहा है ना ये फर्क। हंसना, रोना, बोलना, सोना जैसी जो क्रिया होती है अकर्मक होती है। वह दिन भर पढ़ता है, वाक्य में दिन भर किस प्रकार का अव्यय है? वह दिन भर पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है, वाक्य में दिन भर प्रकार का अव्यय, दिन भर ना, तो ये कालवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, राम और श्याम विद्यालय गए, इस वाक्य में और क्या है? तो देखिए और जो है ये जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अव्यय का दूसरा नाम क्या है? अव्यय का दूसरा नाम क्या है? अविकारी शब्द होता है, ठीक ना, जिसको अविकारी शब्द को ही अव्यय बोलते हैं। अरे तुम कब आए, वाक्य में अरे किस प्रकार का अव्यय है? विस्मय बोधक, संबंध बोधक, निपात, क्रिया विशेषण। तो देखिए जो अरे शब्द है यह विस्मय बोधक शब्द है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुमको भी चलना होगा, वाक्य में भी क्या है? तुमको भी चलना होगा, यह निपात है। क्या है? निपात है, ठीक ना। अगर भी आ जाए, ही आ जाए, तो आ जाए, तक आ जाए, सब निपात होते हैं। अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा जब अलग की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर फास्ट कर रहे हैं तो आप लोग, क्योंकि रिवीजन है ना। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? राम को बाण से मारा, तो इसका मतलब करण कारक है। कौन सा? करण। कर्म होगा नहीं, अपादान संप्रदान है नहीं, तो बचा क्या? करण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि का स्त्री रूप क्या होगा? कवयित्री, कवित्री कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, कवयित्री होता है, ठीक ना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो देखिए हमेशा जो बहुवचन में क्या होता है, पुस्तक, पुस्तकें हो जाएगा। प्राण जो शब्द है हमेशा बहुवचन में ही होता है।
प्राणे, प्राणी, प्राणे करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। प्राणी, प्राण जो है बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शायद कल वर्षा होगी, इस वाक्य में काल के किस भेद के अंतर्गत आएगा? शायद, जब शायद आ गया तो संभावना की बात होगी। संभावना मतलब भविष्य काल में, तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? तो देखिए भाववाच्य, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए अत्यंत में अति, क्या लगा है? अति। अगला क्वेश्चन, घबराहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आहट, घबराहट का आहट। अगला क्वेश्चन सुपरफास्ट है भाई, आप लोग रोक कर देख लीजिएगा। करा हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में बहन को में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्म कारक, कर्म को करण से, मतलब यहाँ पर दे रहा है ना, जब देगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। जहाँ पर लेन देन की बात होती है वो संप्रदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत्य, सत्य धन आचार सदाचार हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तदित्य प्रत्यय, तो दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, घी, छाछ, दही। तो देखिए जो छाछ है यह क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक ना। पानी, घी, दही, मोती अपवाद है, अपवाद स्वरूप पुल्लिंग होते हैं, ये ध्यान रहे। अगला, चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया का चिड़िया ही होता है और इसका कुछ और नहीं होगा, ठीक ना। राम अभी सोया है, यह वाक्य किस भूतकाल का उदाहरण है? राम अभी सोया है, तो यह आसन्न भूतकाल में, आसन्न में लगा कर सोया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, जब काम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? कर्म वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास, उपसर्ग लगा हुआ है। लंबोदर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? लंबा है जिसका उदर, उसको बोलते हैं लंबोदर, अर्थात गणेश, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जिसका अर्थ तीसरा निकले, ठीक ना, तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र, राजा का पुत्र में समास का कौन सा भेद है? राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष है, ठीक ना, तो इसका सही जवाब है संबंध तत्पुरुष। अगला देखेंगे, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद है या कितने भेद होते हैं? 2, 3, 8, 4। तो देखिए रचना या बनावट के आधार पर कुल 3 भेद होते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए यह जो है मिश्र वाक्य, कौन सा? मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो देखिए जो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी होगी? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो बी हो जाएगा उज्ज्वल, ठीक ना। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? हवा और आग, आग और हवा, पानी और आग, आग और पानी। देखिए अनल का मतलब होता है आग और हवा का, अनिल का मतलब होता है हवा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। अगला देखेंगे, आलोक का सही विलोम शब्द क्या होगा? आलोक का जो होता है अंधकार होता है, ठीक ना। आलोक का अंधकार विलोम हो जाएगा इसका। आलोक का जो अर्थ होता है वो प्रकाश होता है, तो विलोम उसका अंधकार ही होगा ना। अंधकार या तिमिर, तिमिर तो है नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, वारधि, मेघ। मेघ तो है ही है। जलद, नीरद भी है, वारधि नहीं है। वारधि जो है जल बादल का नहीं होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वारधि जो है बादल का नहीं है, समुद्र का है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कठिन कार्य के लिए प्रेरित होना। इसका मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा कठिन कठिन कार्य के लिए प्रेरित होना नहीं। कराए आसमान पर चढ़ना, अधिक प्रशंसा करना। अरे बहुत प्रशंसा है, तू आसमान पर चढ़ जाइबा, ऐसे होता है ना। वही बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विगुण समास का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखिए द्विगुण समास का क्या हो जाएगा? नवग्रह। नवग्रह जिसमें संख्या का बोध हो वह द्विगुण द्विगुण समास कहलाता है, ठीक ना। पहला पद संख्यावाचक हो। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोककी का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आँख का अंधा नाम नयन सुख। गुण के विपरीत का नाम होना, गुण के विपरीत नाम होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्थावर का विलोम क्या होगा? अस्थावर का जो विलोम होता है वो जंगम होता है, ठीक है। अस्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम। अस्थावर का मतलब होता है एक ही जगह पर स्थिर, और जंगम का मतलब होता है फिर आज चलना, आज चल फिर के रहना, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। बी और सी दोनों। तो देखिए इसका जो शुद्ध हो जाएगा बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। ये संपूर्ण निचोड़ है, सीरीज चल रही है। चतुष्पाद का तद्भव रूप क्या होगा? चारपाई, चौपाया, चौपाया, चौपाया। तो चौपाया हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? चौपाया। अगला क्वेश्चन, कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशव दास। कौन है? आचार्य केशव दास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, क्रोध, विस्मय और भय। रौद्र का जो हो जाएगा वह जो होता है क्रोध होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुपर फास्ट है भाई, थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं। चरण धरत चिंता करत चितवन चहु और सुबीरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए चरण धरत चितवत च, तो यहाँ पर श्लेष में अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही शब्द के अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष में अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छंद शास्त्र के आदि प्रेरणा आचार्य कौन माने जाते हैं? तो देखिए पिंगल मुनि। कौन?
अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वंद्व छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए पहले तीसरे में कितनी मात्रा होती है? 13 मात्राएं होती है द्वा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार व खाए बैराज जग या सोए या पाए बैराज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इस पंक्ति में क्या है? यमक अलंकार है, ठीक है ना। कनक का यहाँ पर जो शब्द है, एक शब्द की 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, शांत रस का स्थायी भाव क्या है जिसे भरत मुनि ने अपने नाटक शास्त्र में स्थान नहीं दिया? भरत मुनि में जो शांत रस है, लास्ट वाला है, उसको नहीं दिया। तो इसका जो अस्थायी भाव है निर्वेद सम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुल टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 98 नंबर चल रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कराए तरनी तंजार तट तमाल तरवर बहु छा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है? त की आवृत्ति बार बार होगी तो आप अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदान और गबन उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो सबको पता होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद्र। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो देखिए जो हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो जिन्होंने चंद्रदाई ने लिखी है इसको। तो देखिए वीडियो अंत तक आप लोग ज़रूर देखे होंगे, शायद मुझे आशा है। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। डेली 100 क्वेश्चन हिंदी का लाएंगे। आप हिंदी में ना जिस दिन पेपरों में बैठेंगे वो जाएगा कि हवा है, एकदम देखते हुए हाली अखियाँ मूंद के हल कर लेंगे। आप लोग बस पूरा पढ़ लीजिए जो दिन बचा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।